तो ये सब फालतू बातें, सब जो करना है करेंगे लोग, हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलिए जी, स्क्रीन दिख रहा है बेटा सभी को? यस सर। सर देखा नहीं? यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल। अब कल के सवाल में आते हैं। कल मैं आपको 6 से 7 सवाल दिया था। आप लोगों में से कई लोगों ने किया उस सवाल को, कई लोगों ने नहीं किया। करने वालों की संख्या लगभग 0 पॉइंट समथिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ना करने वाली की संख्या बिल्कुल 36 होगा, 35 होगा, है ना? लेकिन चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके वापस से समझते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था बेटा कि ये सीख जाओ, क्योंकि जेई जब सवाल करेगा तो ऐसे सीक्वेंस का सवाल बहुत अच्छा से करता है वो। और कुछ करना नहीं था, बस दिमाग लगाना था कि सर फाइंड जनरल टर्म, तो जनरल टर्म में ये पूरे सीक्वेंस में क्या पैटर्न चल रहा है वही मुझे बता था। आप लोगों ने एक भी नहीं किया था, है ना? सबसे पहला चीज, सर आपने बोला था असाइनमेंट दूंगा मैं, हमने सोचा असाइनमेंट आएगी, हमें नहीं पता था पीडीएफ के पीछे। आपने पीडीएफ ओपन किया नहीं, है ना? सर नहीं सर, नहीं किया था। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं बेटा, ये 7 सवाल को मैं छोड़ देता हूं अभी, मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं। ट्राई करना, नहीं हुआ तो कल डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? यस यस सर चलेगा। गुड। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है हमारा अरिथमेटिक मीन के ऊपर। अरिथमेटिक मीन। अब मैं सोच रहा हूं बेटा कि मीन हमारे पास 3 है, अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। तीनों मीन को एक साथ पढ़ाऊं या अलग अलग पढ़ाऊं? आप लोग बताइए। अलग 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 पढ़ाएं। सर अलग अलग। एक साथ पढ़ाने से फायदा ये है कि सारा पैटर्न आपको दिख जाएगा। अगर एक भी समझ गए तो बाकी के 2 समझ जाओगे। तो पहले अलग पढ़ा दो ना, फिर साथ में पढ़ा देना क्वेश्चन, मतलब करवा देना, फिर तीनों अलग अलग पढ़ा दें? फिर बाद में साथ में करवा लेना। अच्छा, साथ में करा देंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, हेडिंग डालते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। जीपी पढ़ाते हैं सर। जीपी क्या है? बहुत प्यारा है। सच पूछा जाए तो एपी से जितने सवाल क्रिएट किए जाते हैं, जीपी से उतना ही सवाल क्रिएट किए जाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता के रखा है बेटा कि एपी और जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज का माई बाप है। यहीं से सवाल सबसे ज्यादा क्रिएट किया जाता है। अब जाकर के सिग्मा ने अपना रोल दिखाना शुरू किया है। और पिछले साल सिग्मा से मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 5 सालों का अगर पेपर एनालिसिस मैंने आपको दिखाया था, 28 क्वेश्चंस आए थे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा नोटेशन पे। तो सिग्मा तो ठीक है, वो सिग्मा आएगा कब? जब आप टीआर निकालना जानोगे तब। सो आज के लिए आप हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाम से तो कई लोग जानते ही रहेंगे सर कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो एपी का डेफिनेशन किसी को याद है? अगर नोट्स आपने बनाया रहेगा तो नोट्स में भी लिखा रहेगा, तो नोट्स देखकर भी बताएंगे तो कोई पंगा नहीं है। हम लोगों ने एपी को कैसे डिफाइन किया था बेटा लोग? अ सीक्वेंस in which the difference between any term and its constant. A sequence in which difference between any term and its previous term। मैंने खास करके इस वर्ड पे जोर दिया था बेटा लोग कि टर्म और उसके प्रीवियस टर्म से आपको माइनस करना है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात की जाए तो सीक्वेंस इन विच रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की सर हम लोग एपी में डिफरेंस निकालते हैं, यहां पे हम लोग रेशियो की बात करेंगे। इन विच रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म। अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि रेशियो ऑफ एनी 2 टर्म्स तो दिक्कत है, क्योंकि आप कोई भी 2 टर्म उठा के अगर आप रेशियो निकालोगे तो थोड़ी आपका कांस्टेंट आएगा। टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट रहा तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? रिमेन्स कांस्टेंट। देन द सीक्वेंस विल बी, देन सीक्वेंस क्या हो जाएगा बच्चा लोग? जीपी।
जैसे ही मैं बोलता हूँ कुछ पूछता हूँ जल्दी बता दिया करो, नहीं तो मैं जी। नहीं चाहता कि सुबह सुबह मैं अपने वाईफाई वाले के बारे में कुछ भी गलत सोचूं, है ना। मैट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। नाउ लेट्स कम टू द फोटो ऑफ दिस सीक्वेंस कि सर हमारा कोई भी सीक्वेंस, दुनिया का हर सीक्वेंस का फोटो कैसा होता है। तो आप सीधा बोलना कि सर सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया जाता है, सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया जाता है T1, T2, T3, T4, T5, ऐसा कर करके Tn तक लिखा जाता है सर। अब क्योंकि इस सीक्वेंस में हमको जीपी बनाना है तो इसके लिए ये सीक्वेंस का फोटो कुछ अलग बनाना पड़ेगा। नाउ द सीक्वेंस ऑफ जीपी विल बी, फर्स्ट टर्म तो बेटा हमारा ए ही होगा, सेकेंड टर्म हमारा ए इंटू आर होगा, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन करते रहते हैं। फिर ए आर में आर का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। अगर ए आर स्क्वायर में आर का मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर पावर 3। अगर फिर से आर पावर 3 में आर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ए आर पावर 4। नाउ लेट्स ऑब्जर्व एट द पैटर्न कि सर पैटर्न क्या चल रहा है। जब मैं सेकंड टर्म की बात करता हूं तो आर का पावर उससे एक कम है, जब मैं थर्ड टर्म की बात करता हूं तो आर का पावर उससे एक कम है, जब मैं फोर्थ टर्म की बात करता हूं तो उसका पावर एक कम है। तो ऑब्वियस बात है कि जब मेरे से कोई बोले कि nth टर्म बताओ, देन ए आर और एन से एक पावर कम होगा। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। Yes. तो यहाँ हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला आ रहा है जीपी का। सो द जनरल टर्म टीएन हो जाएगा आपका ए इंटू आर पावर एन माइनस 1। क्या सारे लोग कोई बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। आपसे कोई बोले बिल्कुल आ गई जनरल टर्म आप फाइंड करके दिखाइए तो आंख बंद करके दिखाना, बोलना कि सर ये रहा, जीपी में हमारा ये चलता है। ठीक है जी? हाँ जी सर। अच्छा, अगर यहीं से मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे एक एपी दे रहा हूं, ध्यान से सॉरी मैं एक जीपी दे रहा हूं, जीपी आपका है फाइंड सेवेंथ टर्म, आरथ टर्म, pth टर्म इन अ सीक्वेंस। मैंने सीक्वेंस का नाम बिल्कुल नहीं दिया है, ये आपको पहचानना है कि सर ने कौन सा सीक्वेंस पूछा है। मेरे को 3 टर्म का पता लगाना है सर, सेवेंथ टर्म क्या होगा, अर्थ टर्म क्या होगा एंड pth टर्म क्या होगा इन सीक्वेंस। और सीक्वेंस आपके सामने लिख रहा हूं 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और ऐसा कर करके आगे चल रहा है सर कहानी। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? बिल्कुल आ रही है। जरा सीक्वेंस को पहचानिए कि सर सीक्वेंस है क्या। सीक्वेंस पहचानिए, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है? Yes. Yes. और अगर ये जीपी में है तो ए का वैल्यू, जीपी में हमारा 3 चीज पे टारगेट रखेंगे हम लोग। एपी में हमने ए एंड डी पे फोकस किया था, यहाँ पे हम करेंगे ए आर या ए एन आर पे। फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड रेशियो। सो यहां से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू होगा सर ए इज इक्वल टू 1। आर कैसे निकालेंगे, कोई एक टर्म को पकड़िए, लेट्स से कि मैंने T2 पकड़ लिया तो उसको डिवाइड मार देंगे इसके प्रीवियस टर्म T1 से। सो T2 क्या हो जाएगा 1/2 और T1 कितना है 1, सो R विल बी 1/2। नाउ लेट्स कम टू द जनरल टर्म। वी नो कि सर Tn जो होगा a इंटू आर पावर n माइनस 1 होगा। अब यहां से मेरे से पूछा जा रहा है सर सेवेंथ टर्म बताओ। सेवेंथ टर्म को अगर नाम से बोलोगे तो बेटा क्या बोला जाएगा, T7। ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 1/2, सेवेंथ टर्म का मतलब होता है n-1, दैट इज 7-1 और ये हो जाएगा 1/2 का पावर 6। दुनिया वाली इसको 1/64 भी लिखेंगे, तो आप बेवकूफ मत बनना। सेकंड सवाल पूछा है कि मुझे आरथ टर्म बताइए। सो आरथ टर्म में कौन सा है सर, जादू है, टी आर पूछ रहा है तो जहां जहां n दिखेगा वहां वहां आर दिखोगे। ए का वैल्यू हो गया 1 इंटू 1/2 आर माइनस
1. So final answer is 1/2 power r minus 1. कितने बच्चे समझ गए कि सर आपने टीआर पूछा है, मतलब कि अगर मेरे को सम पूछता तो यही टीआर को उठा करके मैं सिग्मा में बंद कर दिया रहता। बात समझ में आ गई? क्या टीआर कैसे फाइंड करते हैं? तो टीआर फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ टी इन, जस्ट पुट आर इन प्लेस ऑफ एन। आप n को r पे n की जगह पे r रख दीजिए या n को r से रिप्लेस कर दीजिए, आपको टीआर मिल जाएगा। टीआर छोड़ो, कोई भी टर्म आपसे पूछ रहा है, p पूछ रहा है, q पूछ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। अब मान लीजिए थर्ड सवाल इसी में है कि मुझे p बताइए, pth टर्म को नाम से बोलेंगे tp। 1 into 1/2 का पावर में p माइनस 1, एंड ये हो जाएगा बच्चा लोग 1/2 पावर p माइनस 1, और ये हो गया आंसर। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी तकलीफ है तो बोलिए, कुछ भी डाउट हो तो बोलिए। नो सर। नहीं है? अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। हमने टीएन निकाल लिया। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, रेशियो जो होगा क्या होता है, क्या बोला जाएगा उसको? रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, एंड रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे? r स्मॉल r। ठीक है जी। अब आते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। हम जीपी में n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं? बढ़िया सवाल है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला चीज है कि सर आप जीपी के n टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जीपी का फोटो तो लिखिए कि जीपी के टर्म्स दिखते कैसे हैं। जब जब मैं बोलूंगा कि बेटा जीपी का फोटो बताओ, आप ओरिजिनल सीक्वेंस लिखोगे। जब जब मैं बोलूंगा एपी का फोटो बताओ, तो वही आप लिखोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यही कहानी चलती है। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि जीपी का फोटो बताइए, तो क्या बोलोगे बेटा लोग? जल्दी बताएं। वेरी गुड। अब रुक जाइए, ध्यान से देखिएगा। ए आर स्क्वायर, ए आर पावर 3 और ए आर पावर n हो जाएगा। ऐसे ही होगा? हाँ जी सर। क्या पूछा जा रहा है बेटा? ये तो हमारे टर्म्स हो गए। इनका क्या पूछा जा रहा है? सम पूछा जा रहा है। सम का मतलब होगा सर इन सारे टर्म्स का एडिशन निकालना है सर। अब और ध्यान से देखिए, हम यहां से एडिशन कैसे निकालेंगे? एक बच्चा बोल रहा है कि सर ए कॉमन ले लो। मैं बोला ले लिया, अब बताओ क्या होगा? तो बोल रहे हैं कि सर ब्रैकेट में बच जाएगा 1 r स्क्वायर r क्यूब r पावर n। मैं बोला हाँ ठीक हो गया, अब आगे बताओ। तो बोल रहे हैं सर जीपी दिख रहा है, सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। मैं बोलूंगा बेटा हमारा टारगेट वही है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है आपको। वी डोंट नो द फॉर्मूला नहीं, तो इसलिए तो हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो आप ए निकाल करके कुछ ज्यादा कर नहीं लिया। अब सवाल यह है कि फिर सर सॉल्व कैसे किया जाए? अब यहां से एक और डायलॉग याद रखना। मैंने आपको सम निकालने का 2 बढ़िया अप्रोच बताया है। एक एपी में बताया था। वो अप्रोच क्या था बेटा लोग? कि सीरीज सीधा लिखा है, आप सीरीज को उल्टा लिख करके ऐड कर दो। सीरीज सीधा लिखो, सीरीज उल्टा लिखो और ऐड कर दो, सम ऑफ एपी मिल जाएगा। अब सम ऑफ जीपी निकालने के लिए देखो, यही 2 अप्रोच है जो किसी भी सीक्वेंस का सम निकालने के लिए वैलिड है। सिग्मा तो आपके पास है, वो तो मसीहा है हमारा। बेटा ये पूरे सीक्वेंस में किसी भी एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है? किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है सीक्वेंस में? मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। ए का मल्टीप्लाई होता तो ए स्क्वायर ए क्यूब होता। आर का मल्टीप्लाई। अब डायलॉग ये है कि जब भी आप कोई ऐसा सीरीज देखो, अब ये याद रखना, जब भी ऐसा एक सीरीज देखो आप जिसमें एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सीरीज को दोबारा लिखेंगे। पहला चीज, सीरीज को दोबारा लिखेंगे, उस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और एक टर्म शिफ्ट करा देंगे। कितना काम करना है आपको? 3 काम। सीरीज दोबारा लिखना है,
जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा था उससे दोबारा मल्टीप्लाई करना है और एक एक टर्म शिफ्ट कराते जाना है। अच्छा बताओ जरा क्या बोला आपने? मैंने बोला बेटा कि सीरीज को दोबारा लिखो, सेम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके और एक एक टर्म शिफ्ट कराओ। तो अगर मैं पूरे सीरीज में आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे हो जाएगा आर एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर, मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन एक टर्म आगे चला जाएगा। सो ये फर्स्ट टर्म कहां पे चला जाएगा? सेकेंड टर्म के पास, ए आर। सेकेंड टर्म में आर का मल्टीप्लाई कहां पे जाएगा? थर्ड टर्म के पास। तो ये हो जाएगा बेटा लोग ए आर क्यूब, सॉरी ए आर स्क्वायर। फिर आर स्क्वायर में आप आर का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा ए आर पावर 3। लास्ट में क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि ए आर पावर एन से पहले कौन सा टर्म आता? ए आर एन माइनस वन। जब मैं ए आर एन माइनस वन में ए आर का मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा बेटा लोग ए आर पावर एन। और फिर आगे देखिए ए आर पावर एन में मैं आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ए आर पावर एन प्लस वन। सीरीज को दोबारा लिखना है, सेम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है और एक एक टर्म शिफ्ट कराना है सर। अब मैंने टर्म शिफ्ट करा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ द फाइनल स्टेप इज कि सर उनका डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस निकालना है। जैसे ही आप डिफरेंस निकालोगे कई सारे टर्म्स आपको कैंसिल होते दिख जाएंगे, कई सारे टर्म्स कैंसिल होंगे। कहां कहां कैंसिल हो रहा है सर जी दिखाइए। यहाँ पे माइनस 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 माइनस। देखिए कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है बेटा? ये गया, ये गया, ये गया, सारे चले जाएंगे। बच जाएगा ए और ए आर पावर एन प्लस वन। लेफ्ट साइड में एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए माइनस में ए आर पावर एन प्लस का वन। यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर। एस एन कॉमन ले लीजिए, वन माइनस आर, ए कॉमन ले लीजिए, वन माइनस आर पावर एन प्लस वन, होल डिवाइड बाई, अच्छा अब होल डिवाइड बाई नहीं लिखते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप में लिखिए एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस आर। ये हमारा किसका फॉर्मूला आया? हाँ जी, सम ऑफ एन टर्म्स। क्या ये फॉर्मूला सबको याद था या इस फॉर्मूले का दूसरा रूप आप लोगों ने याद रखा है? दूसरा रूप रखा है। दूसरा रूप कौन सा फॉर्मूला याद रखा है आपने? ए इंटू आर की पावर एन अपॉन आर माइनस वन। ए इंटू आर की पावर एन, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। -1 अपॉन ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन याद रखा है आपने? तेरी पावर में पावर एन नहीं है, पावर में बाद n -1 -1 लगेगा। यहाँ पे बोल रहे हो ना आप लोग? प्लस वन शिफ्ट हो जाएगा पीछे को, बाकी सेम। हाँ जी तो यहाँ पर एन पावर ओवर n प्लस वन माइनस वन। तो आपने एन माइनस वन याद रखा था आपने यहाँ पे? नहीं सर दो थे सर, एक ए पावर आर, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और दूसरा ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस आर। अब ये देखिए बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर ये फॉर्मूला तब लगेगा ना जब आर वन छोटा होगा, लेस देन और ग्रेटर देन। सर दो तो r आगे शिफ्ट हो जाएगा और 1 पीछे आ रुक जाएगा। जाओ, हमने कुछ गलती किया है, मैं आप बता रहा हूँ क्या। लास्ट टर्म ए एन नहीं होता है, लास्ट टर्म तो क्योंकि सम का फॉर्मूला दूसरा होता था, ये होता है ना लास्ट टर्म टी एन। मैंने टी एन को उल्टा लिखा है तो गलती मेरी है। चलिए कोई ना, यहां पे लिख देंगे। वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, सम अलग कैसे आ गया। ये हो जाएगा यहाँ पे ए आर पावर, हाँ जी, तो ए आर एन माइनस वन में आर का मल्टीप्लाई कर दिया एर माइनस वन, फिर एक और आर का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वाला यहाँ पे आता, ये हो जाता ए आर पावर एन। समझ के देखिएगा, एन माइनस टू में आर का मल्टीप्लाई करेंगे, वो वाला टर्म आगे आ जाएगा, फिर ए आर एन माइनस वन में आर का मल्टीप्लाई करोगे, एक और आगे चला जाएगा। तो अब की बार ये पार्टी कैंसिल,
और वो पार्टी कैंसल, बच जाएगा AR पावर n+1 में AR+1 तो गायब ही हो गया। सो फाइनल आंसर मेरा रहेगा कुछ ये वाला याद किया था ना आप लोगों ने? यस हाँ सर, एकदम ये भी करेक्ट। है। गलती कहाँ पे था तो समझ में आया? लास्ट टर्म हमने Yes. AR पावर n मान लिया था, जबकि 10 हमारा AR पावर n-1 हो रहा है। तो ये हो गया फॉर्मूला। एक बच्चे ने बताया कि सर ये फॉर्मूला 2 था। एक्चुअली बेटा 2 फॉर्मूला नहीं हुआ, इसी फॉर्मूला का 2 रूप होता है। कैसे होता है आपको बता रहा हूं। माइनस आप कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे R पावर n-1 दिखेगा, और नीचे में अगर माइनस कॉमन लोगे तो R-1 दिखेगा। माइनस माइनस कट गए और बच जाएगा A इंटू R पावर n-1 डिवाइड बाई R-1। तो ऐसा बोलना बेकार है कि सर 2 फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन ये बात है कि सर दोनों को पढ़ाया क्यों जाता है। पढ़ाया इसलिए जाता है बेटा लोग, क्योंकि दोनों का यूज अपने अपने जगह पे सही करना होता है। अगर नहीं करोगे तो फिर से ज्यादा कुछ होगा नहीं। मान लो कि आपने एक फॉर्मूला में ये वाला यूज कर लिया, चाहिए था ये वाला यूज करना, गलती नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस कॉमन ले लोगे तो यही फॉर्मूला बनेगा। वही एक स्टेप से बचने के लिए हमको ये यूज करना पड़ता है। दोनों यूज कब करते हैं सर, आप मुझे ये बता दो। ये फॉर्मूला आप यूज करें जब मॉड R इज लेस देन 1 हो। ये फॉर्मूला यूज करें जब R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो आप समझ गए सर, 1 से छोटा है तो क्या होगा। 1 से अगर ये छोटा है बेटा R, तो 1 से छोटा का जितना पावर दोगे उतना ही छोटा नंबर बनता है। अब 0.5 का स्क्वायर निकालोगे तो और छोटा बन जाएगा सर। अब 1 में से छोटा नंबर करोगे तो ये पूरा ओवरऑल रेशियो कैसा आएगा बेटा लोग, पॉजिटिव आएगा। तो माइनस साइन गलती ना हो इस करके हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जो मर्जी जहां यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा साइन का एरर से बचने के लिए हम लोग दोनों अलग अलग दिखा दिए। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes. सर नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। नाम से ही मालूम पड़ रहा है सर, इनफाइनाइट जीपी का मतलब होता है कि टर्म्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे सर। अगर इनफाइनाइट हुए तो सर इनफाइनाइट के बारे में हम जानते ही नहीं है। तो नहीं जानते हो तो बोल दो सर हम नहीं जानते हैं। लास्ट टर्म कौन सा होगा सर, मेरे को नहीं मालूम। हाँ, क्योंकि जीपी है तो मैं स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स आपको बता सकता हूं। सो लेट्स रिप्रेजेंट एस इनफिनिटी। सम इज लाइक एस इनफिनिटी। 2 तरीका से प्रूफ करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एस इनफिनिटी आएगा, आपका फोटो आ जाएगा ए आर स्क्वायर, ऐसा कर करके एक और लिख देता हूं AR पावर 3, और ऐसा कर करके कहां तक जाएगा सर, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। कुछ भी आइडिया नहीं है सर मुझे। सर अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने से पहले बेटा जो फॉर्मूला आया है SN में, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। SN का फॉर्मूला क्या आया है, मस्त यूज बताऊंगा यहां पे लिमिट का। SN का फॉर्मूला आया है सर हमारा, SN इज इक्वल टू A इंटू R पावर n-1। आप ऐसा ले लो, ये वाला ले लो, R पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R। ये हमारा फॉर्मूला है, यही है बच्चा लोग। Yes, sir. यस सर। यस तो दीदी गुस्सा होगी। हाँ यार, इनको भड़क क्यों जाती है समझ में नहीं आता है। तो बेटा ये हमने फॉर्मूला यूज किया है। हमको निकालना है सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब होता है कि सर मुझे सम आपको उस मोमेंट पे निकालना है जब n मेरा इनफाइनाइट को टेंड करता हो। क्या हम इनफाइनाइट को जानते हैं? नहीं जानते सर। तो हमसे तो यही पूछा जा रहा है ना बेटा लोग कि एस इनफिनिटी बताइए। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फाइंड सम, इसको लिखने के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता था, फाइंड सम व्हेन n अप्रोचिंग टू इनफिनिटी। हाँ सर, जब ये अप्रोचिंग वाला मामला आता है तो हम किसको याद करते हैं, लिमिट को। तो मेरे ऐसा लिखूंगा कि सर मुझे ये पूछा जा रहा है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफिनिटी एस n पूछा जा रहा है सर आपसे। सम निकालिए जब n मेरा इनफिनिटी को टेंड करता हो।
इसका मतलब सर मेरे से ये पूछा जा रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट बताइए सर कि फॉर्मेट क्या है। सम एग्जिस्ट करना चाहिए और इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। मैं दो केस मानता हूं, यहां से आपके दिमाग में दो केस चलने चाहिए। पहला केस ध्यान से समझिएगा, केस नंबर 1, जब मेरा आर या मॉड आर 1 से बड़ा है। ये मत सोचिएगा सर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि डिटरमिनेट फॉर्म, बेटा सीधा सीधा दिख रहा है कि ये डिटरमिनेट फॉर्म है, कोई पंगा नहीं है सर, इसमें आर वेरिएबल नहीं है, इसमें एन वेरिएबल है, तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ना। 1 माइनस आर तो सर 1 माइनस आर है, इसमें आर थोड़ी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है कि आप 1 माइनस इन्फिनिटी बोलकर इन्फिनिटी बोल दोगे, ये तो डिटरमिनेट फॉर्म है। अगर ये फॉर्म डिटरमिनेट है तो सर हमको लिमिट तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब भी ऐसा मामला आए बेटा कि किसी भी नंबर के पावर में इन बैठा हो, वो नंबर से पूछो कि भैया आप हो कौन। अगर आर ने जवाब दिया कि मैं इनफाइनाइट हूं, मैं 1 से बड़ा हूं, तो अगर आर 1 से बड़ा है तो आप पावर जितना बढ़ाओगे, लेट्स से कि ये 2 है, पावर जितना बढ़ाओगे नंबर कितना बनता जाएगा बेटा लोग, लार्ज नंबर बनते जाएगा। सो इनफाइनाइट पे जाकर के पूरा पार्टी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि इफ मॉड आर इज ग्रेटर देन 1 देन एस इनफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों सर, क्योंकि बेटा पूरा लिमिट का वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है और हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि सर इनफाइनाइट पे हमारा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोला जाता है, लिमिट शुड बी फाइनाइट नंबर। याद आया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट नंबर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में बताया था कि ये LHL RHL दोनों इन्फिनिटी को टेंड करते हैं दोनों इन्फिनिटी, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो फाइनाइट नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। दूसरा केस लेता हूं जब मेरा मॉड R 1 से छोटा हो। केस नंबर 2, व्हेन मॉड R इज लेस देन 1। अब जैसे ही मेरा R 1 से छोटा हुआ, मॉड R लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, R इज लाइंग बिटवीन -1 to 1 सैंडविच। याद करो पिछले जन्म में आप लोगों को पढ़ाया गया था, सारा चीज बता के रखा हो। सो R -1 और 1 के बीच में हुआ, लेट्स से कि बेटा 0.2 है, और मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, उसका जितना डिग्री बढ़ाओगे उतना ही वैल्यू कम होते जाएगा। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी R पावर n टेंडिंग टू 0, बोलिए यस और नो, क्योंकि R का वैल्यू मेरा क्या है बेटा, 0-1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, एग्जैक्टली 1 और -1 भी नहीं है। तो जितना पावर दोगे आंसर उतना छोटा होगा, इनफाइनाइट पे जाके ऑलमोस्ट 0 बन जाएगा, ऑलमोस्ट 0 बन जाएगा। सो मेरा सम का इन्फिनिटी क्या है, ये सम ऑफ इन्फिनिटी क्या आ रहा है बेटा लोग, a इंटू 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस r, एंड द फाइनल आंसर इज s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। क्या बात समझ में आ गई? आ गई सर। इसका प्रूफ कितने लोगों को मालूम था? हाँ जी, प्रूफ मालूम था आप लोगों को? से फॉर्मूला याद था बस। आज प्रूफ दिया, आज आप प्रूफ देख लो, आप प्रूफ देख लिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया बेटा लोगों को कि जब भी आप ऐसा पंगा आए R पावर n, मतलब जो वैरी कर रहा है वो किसी की पावर में बैठा हो, तो आप नंबर से पूछो कि आप कौन हो। अगर नंबर 1 से बड़ा आ गया ये वाला चीज, तो बेटा ये तो डायरेक्टली इनफाइनाइट दे देगा। अगर ये नंबर 1 से छोटा आ गया, -1 1 के बीच में, आप बोल सकते हो कि सर ये तो 0 को टेंड कर जाएगा। अगर 0 को टेंड किया तो सर हमारा आंसर हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस r, एंड द फाइनल आंसर इज a अपॉन 1 माइनस r। कई बार आपको ऐसे सवाल भी मिलेंगे जिसमें पूछा जाएगा चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस, चेक इन अ गिवन सीक्वेंस
एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट और नॉट, इफ एग्जिस्ट देन फाइंड एस इन्फिनिटी। ये एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, देखना अपना 11th का बुक। वो बोलेगा कि चेक करके बताओ कि एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर करता है तो फाइंड करके वैल्यू बताओ कि कितना होगा। तो एस इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट करता है बेटा लोग, जब मॉड आर लेस देन 1 हो तब। रीजन क्या है कि क्योंकि सर अगर आर 1 से बड़ा हुआ तो मेरा सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, टर्म्स का जो सम है वो इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यस Yes. Yes, sir. sir. एक सवाल लिखा जाए। Yes, sir. Yes, sir. जी सर, देखिए सर, हो गया, खत्म, इतना ही है। चलिए 2-3 थियरी और बाकी है तो उसको भी बता देता हूं। कितने लोग को याद है कि सर हम एपी में टर्म्स एज्यूम कैसे करते थे? एज्यूमिंग टर्म्स इन जीपी, मैंने आप लोगों को एक ऐसा अप्रोच बताया था कि कॉमन आप डिफरेंस जितना लिखते थे। नंबर ऑफ टर्म्स बोला जाए आप तुरंत फाइंड कर लोगे। सेम अप्रोच आप जीपी में लगाइए, कोई पंगा नहीं बेटा, सेम टू सेम। चलिए कुछ टर्म्स हम लोग निकाल लेते हैं सर, देख लेते हैं कि 3 टर्म्स कैसे एज्यूम किया जाता है, an -1 फिर 4 टर्म्स, फिर 5 टर्म्स, फिर 6 टर्म्स। अब बताओ क्या बोले थे अवंतिका आप? 3 टर्म्स, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. बिल्कुल आ रही है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड एज्यूम करने हैं तो हम कॉमन डिफरेंस कितना लेते थे? 1 का। अगर One. नंबर ऑफ टर्म्स इवन सिलेक्ट करने होते थे तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होता था? 2 का। दो के गैप वाले टर्म्स को लिया जाता था। शुरुआत कहां से करते थे सर? अगर ऑड टर्म्स हैं तो हम लोग एक क्या करते थे बेटा लोग, एक ऐड करके 2 से डिवाइड मार देते थे। नहीं, एक कम करके 2 से डिवाइड मारते थे, याद है आपको? यस अगर 3 है, 3 में एक कम, 2 से डिवाइड तो हो गया 1। सो अब देखो वहां पे डिफरेंस में चलता था, माइनस ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, डिफरेंस से प्लस में जाते थे। हमारा जीपे में हम डिवाइड से प्रोडक्ट में जाएंगे। सो ये हो जाएगा ए अपॉन आर, फिर ए और ए आर, आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस सब में। पहला टर्म पकड़िए, आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 टर्म्स, इवन टर्म्स में क्या किया जाता था बेटा लोग? सिर्फ एक कम किया जाता था। तो शुरू कहां से करेंगे? ए अपॉन आर क्यूब से, 2 का गैप, ए अपॉन आर, फिर ए आर, फिर A. और ए आर क्यूब। उसमें आपको आर से मल्टीप्लाई करना है एक गैप करके, इसमें आपको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, 2 का गैप रखना है। क्या मुझे 5 टर्म्स बता सकते हो? A upon R power 4. ए अपॉन आर पावर 4, वेरी गुड। फिर आर को मल्टीप्लाई करते जाओ, आर A पावर 3, upon R. A power 2. A upon R. 2 आएगा, आर पावर 4 से कैसे करोगे बेटा आप? गलती है ना ये आपका। R पावर 4 ए आर 2 आएगा। एक कम करके 2 से डिवाइड करिए, 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई 2, 2। ए अपॉन आर स्क्वायर से शुरू होगा, आर का मल्टीप्लाई कीजिए, ए अपॉन आर, फिर आर का मल्टीप्लाई ए, फिर आर का मल्टीप्लाई ए आर, फिर आर का मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर। हो गया, 5 टर्म्स मिल गए आपके। 6 टर्म्स कैसे एज्यूम करेंगे? एक कम ए करना आर है, इवन में एक कम करो, ऑड में एक कम करके 2 से डिवाइड करो, बस इतना ही करना होगा। 6 टर्म्स में कहां से शुरू होगा? ए आर पावर 5 से, कितने का मल्टीप्लाई होगा? 2 आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का AR मल्टीप्लाई क्यूब। करोगे ए अपॉन आर पावर 3, ए फिर आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे ए अपॉन आर, फिर ए आर, ए आर क्यूब, ए आर 5। ऐसे ही आपको एज्यूम करने होंगे नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपसे 10 पूछ ले, 20 पूछ ले, 30 पूछ ले, सर क्या ही फर्क पड़ता है? क्या मुझे बता सकते हो कि अगर 13 टर्म्स पूछता तो स्टार्टिंग वाला टर्म क्या होता? एक कम करके 2 से डिवाइड करो, A power 6. ए AR आर की पावर पावर 6, A upon AR R की पावर 6.
A upon R cube 6. ए अपॉन आर की पावर 6 होता। सही जवाब। चलिए एक सवाल लिखिए, अब साथ साथ लिखेंगे। लिखिए इफ द कंटिन्यूड, अच्छा सवाल है, इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers in GP is 216, then, अभी नहीं, एक और कंडीशन लिखिए, एंड द सम ऑफ द थ्री टर्म्स, the sum of the 3 terms रुक जाओ, सम ऑफ 3 टर्म्स का लेके मतलब नहीं है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट लेते हैं। एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers, 3 numbers is 156. Sum of product of 3 numbers is 156. Find the numbers. Find the numbers. सवाल को करिए सॉल्व। समय है आपके पास 20 सेकंड का। मजाक कर रहा हूं, 2 मिनट है, आराम से करो। 20 सेकंड में करने आएंगे, सब दिल पे ले लेंगे सर, ऐसा तो होगा नहीं। क्या बात है, 33 लोग हो गए। मिस करके गोल्डन मोमेंट, मुझे वीडियो नहीं दिख रही है। वाओ, पिछले जन्म का तो सिर्फ इच्छाधारी नागिन तू को याद रहता है। मैं पिंकी पिंकी नहीं हुआ बेटा, वो एक्चुअली ना कर्टन लगा दिए है रेड कलर का। अब सनलाइट आता है तो उसको पिंक बना देता है। या तो मैं कर्टन हटा दूं, मेरे को धूप लगे, नहीं तो चलो यही कलर सही है। और इस कलर पे खास बात यह है कि नींद जबरदस्त आता है, तो दिन में भी लोग सो जाते हैं, है ना। तभी तो सो रहे थे सर आप। समाचारों को अभी भी नींद आ रही है। कर्टन हटा नहीं सकते हो। कर्टन हटाने के लिए 2 पंगा करना पड़ेगा आपको। एक तो घर वाले को सुनना पड़ेगा, सर क्या क्यों? डांट नहीं तो ताना। डांटेंगे क्यों? कि हटाए क्यों, और ताना मारेंगे तो खरीद के दूसरा लगा दे। हटाने के लिए डांटेंगे क्यों? बोला मैं क्लास में पढ़ा रहे थे ना, तो पिंक पिंक लग रहे थे इसलिए हटा दिया। नहीं तो बात तो वो है ना कि पूरे घर में धूप जाएगा। पूरे घर में? हम्म। सर कोई दिल्ली में? अच्छा सा कलर चुनना ना, पिंकी पिंकी मत चुनना। नहीं नहीं, पिंक कलर है नहीं, एक्चुअली कर्टन रेड है। ओह अच्छा, सनलाइट इसको पिंक बना रहा है। केमिस्ट्री। फिजिक्स। लाल में पीला डाल के नीला लिख। नहीं ये तो फिजिक्स है। बोलते हैं ना कि if white light passes through the prism then it will divide into 7 parts, and उस पार्ट्स का नाम होता है प्योर, है ना। सर ने क्वेश्चन भी पिंक से ही लिखा है। ये रे देवा, ये भैया तुम लो, मैं क्या चेंज अभी। अब लो जी, आज क्योंकि कारगिल दिवस है। कौन सा दिवस है? कारगिल दिवस, कारगिल डे है ना आज, तो मैं जरा शहीदों को याद करते हुए ओह माय ये गॉड, कलर से लिखता हूँ। लेकिन रेड। क्यों, ये कलर भी मजेदार नहीं है, मेरे को दूसरा कलर लेना पड़ेगा ग्रीन। सर ना, इज ऑप्ट विद पिंक। ये कलर लेना पड़ेगा। आप खुश? अब तो मुझे आप भी रेडी लग रहे हो। अब लिखिए, हो जाएगा
तो अपने पेरेंट्स को जा करके कुछ गिफ्ट देना आज, मिठाई खिलाएंगे। पक्का गिफ्ट देना, बोलना कि देखो तो 500 मिठाई सेंड कर देंगे, चिंता ना करो। If the continued product of three numbers in GP is 216 and the sum of product of three numbers is 156, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा आप लोगों को। देखते हैं यार, कंफ्यूज होते हो, कितना दिमाग लगा लेते हो। अब मेरे को ऐसा भी नहीं ना कि मैं एक एक चीज को तोड़ के बताऊं, थोड़ा सा तो वर्ड के साथ खेल ही सकते हैं, आज ही से खेल सकते हैं, क्योंकि बनेगा तो है नहीं हमसे। समय समाप्त हो आप लोगों को। इतना जल्दी? हाँ जी, सर केशव बोल रहा है इतनी जल्दी? 2 मिनट हो गया, 72 ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर बोलिए। ए तो 6 आ रहा है। सर 1862 ये कितना आ रहा है? 6 लगा लीजिए दिमाग जितना लगाना है, दौड़ा लीजिए जितना दौड़ाना है, फेंक जहां तक भाला जाए। हिमाचल से कुमार उड़ा रहे हैं फिलहाल। बनाइए, बन गया। वैसे आप ना प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स निकाल दोगे, लेकिन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ये निकालने में दिक्कत होगा आपको। मेरे को एक वर्ड यहाँ पे लिखना चाहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स। पेयर लिख दूंगा तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए, नहीं तो आप ज्यादा क्लियर हो जाओगे। सही से लग रहा पता। सर वैसे किया मैंने, मेरा आने वाला है फिर तो। अब पेयर्स या तो आप क्वेश्चन पढ़कर समझ जाओगे कि सर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स पेयर में ही लिए जाएंगे, नहीं तो मैंने लिख कर दे दिया कि पेयर में है। अब आप ढूंढ लीजिए। समझदार बच्चे के लिए पेयर ना भी लिखता तो समझ जाता। तो आ गया। मेरे को नंबर बता दो बस। कॉमन रेशो 2 आई सर। हाँ जी, कॉमन रेशो 2 आई है और ए 6 आया है। गलत है आपका। सर कॉमन रेशियो 3। हाँ जी ये सही है, कॉमन रेशियो 3 आएगा। फर्स्ट टर्म आई थिंक 2 आना चाहिए, या तो 2 आएगा, 2 3 6 3 18, या तो 2 आएगा नहीं तो 18 आएगा। 2 मिनट। दोनों साइड से लिख सकते हैं आप। जीपी को भी उल्टा करोगे तो जीपी बनता है, डिक्रीजिंग जीपी बनता है। सर 18602। क्या बोला बेटा आपने? 1862। हाँ परफेक्ट। आप उसको 1862 बोलिए या तो 2618 बोलिए, एक ही चीज है। एक बच्चे ने सवाल बना दिया है, चलिए देखते हैं उसका अप्रोच क्या था। बेटा बताइए अप्रोच क्या था आपका, कैसे सॉल्व किया आपने? सर पहले 3 टर्म ले लेनी, a अपॉन r डॉट a डॉट ar वेरी गुड, इज इक्वल टू 216। लिख देता हूँ आराम से चलते हैं। 3 टर्म्स आपने एज्यूम किया, a अपॉन r, ये किया है यस सर। ए आर, एंड प्रोडक्ट निकालना है ना, ए आर इंटू ए आर, ये दिया है 216। सो आर और आर तो कैंसिल हो गए, बच गया ए क्यूब इज इक्वल टू 216। दैट मीन्स ए का वैल्यू डायरेक्टली आ गया बेटा लोग, 6 आ गया। तो यहां से ए का वैल्यू 6 तो आ रहा है। केशव यहां पे गलती आपने कैसे कर दिया यार, तुरंत बन रहा था। नेक्स्ट बताओ कैसे किया आपने? A6 बोला आपने? यस सर, इसने 6 ही तो बोला। यस सर। बोला डिफरेंस बोला था कि 2 का डिफरेंस रेशो। बोला था। डिफरेंस में अच्छा, मेरी अच्छा। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, मुझे मिली। फिर मैंने गलत सुना रहेगा। चलिए जी A6 हो गया। अब बताइए बेटा आर कैसे निकाला आप लोगों ने? सर a स्क्वायर अपॉन r कर दिए प्लस a स्क्वायर r इज इक्वल टू 156। कैसे, मतलब ये समझा नहीं मुझे। सर a अपॉन r मल्टीप्लाई a। क्यों? सर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर 2 इन पेयर्स, है ना?
सेम लाइक कि अगर आपके पास 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है बेटा लोग इनका? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना? पेयर में तो यही होगा ना बेटा, 3 नंबर से इनका पेयर बनाइए। पेयर बनाओगे तो क्या बनेगा? सेकंड कंडीशन, ए आर का मल्टीप्लाई ए के साथ अल्फा बीटा प्लस में ए का मल्टीप्लाई ए आर के साथ बीटा गामा। समझने के लिए बता रहा हूं, बाकी कोई बीटा गामा अल्फा बीटा का इधर लॉजिक नहीं है। फिर गामा अल्फा, तो ए आर का मल्टीप्लाई आप ए बाई आर के साथ कर सकते हो, और ये कितना दिया है? 156। सो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ही ले लीजिए, सबसे बढ़िया। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा बेटा इधर 1 बाई आर प्लस में आर प्लस में 1 इज इक्वल टू 156। ए स्क्वायर का वैल्यू दिया है और ये दिया है 36 हो जाएगा आपका। सो 1 बाई आर प्लस में आर प्लस का 1 इज इक्वल टू 156 डिवाइड बाई 36, 5 कितने से जा रहा है बेटा लोग? ये 3 से 3 से जा रहा है। सर 3 के बाद फिर भी कट हो जाएगा। 9 6 5 11 12, 3 से तो चला ही जाएगा। 5 1 12, ये 27 5 2 एंड नहीं आएगा, 5 2। अच्छा 2 आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दिया, सही बात। 5 2 आएगा। 17/4। सो 13/4, यस 13/4 आंसर आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 1 प्लस, छोड़ो ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं ना। 1 बाई आर प्लस आर, 1 को भी उधर ही लेके चले जाओ। 13/4 माइनस का 1, सो 1 बाई आर प्लस का आर इज इक्वल टू 9/4। ये हो गया। आप लोग इसको तोड़ सकते हैं कोई दूसरे फॉर्मेट में। एक तरीका है कि आप आर को सॉल्व करें, लेकिन चलिए सॉल्व कर देते ना, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है। 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 9/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 4r स्क्वायर। ऐसा ही किया है बेटा आप लोगों ने? क्वाड्रेटिक मिला था आप लोगों को? आप लोगों को क्वाड्रेटिक मिला था कि नहीं? यस सर। गुड। फैक्टर बताइए। 4 एंड 4 16, 16 का क्या हो जाएगा? नाइन आर, सही तो है। फैक्टर कितना आ रहा है इसका? मल्टीप्लाई करें, -8r माइनस आर -8 और -1। -8r माइनस आर ना, नो सर, ये नहीं होगा फैक्टर। हमने कुछ गलती तो नहीं किया है? सर जो आपने कहा है वो दोबारा करो। सर जो सर, आपने काटा गलत। 3/3 आना था, 4 नहीं आना था पॉन में। ये बात आप लोग पहले नहीं बोल सकते थे? एक बच्ची ने 13/4 बोल दिया, मैंने समझ गया 4 है। गलती कराते हो यार तुम लोग, वो भी ऐसे मोमेंट पे गलती। बोली थी मुकर रहे हो आप। नहीं, आप लोगों ने बोला 13/4, मैंने लिख दिया। सो इधर हो जाएगा आपका 13 - 3, 10/3 आ रहा है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब सही है? यस। वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, इतना गंदा सवाल तो था नहीं, इतना गंदा आंसर कैसे आ रहा है? 10r। सो यहां से हो जाएगा आपका 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बन जाएंगे। 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। सो r का वैल्यू या तो 1/3 होगा, नहीं तो 3 होगा। सोच कर देखिएगा फैक्टर निकाल करके। मैं केस पहला लेता हूं। केस नंबर 1, when a is 6 and r is 1/3, 3 नंबर्स हमारे जो थे वो थे a बाई आर, a और ए आर। वैल्यू रख दीजिए। a बाई आर 6/1/3, 6 और 6 इंटू 1/3। सॉल्व करेंगे तो बेटा हो जाएगा 18, 6 और 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 हमारा है जब a का वैल्यू मैं 6 लूंगा एंड r का वैल्यू 3 लूंगा। 3 नंबर्स थे a बाई आर, a और ए आर।
वैल्यू रखिए 6/3, a मतलब 6 और 6 into 3, सो 2, 6 और 18, ये आपके 3 नंबर्स मिल गए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। दोनों ही जीपी में बेटा कोई बिल्कुल आ गई। फर्क नहीं है, एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर, कि आपने आर का वैल्यू क्या लिया है, डिक्रीज और इंक्रीज हम लोग बता सकते हैं। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नो सर। नहीं है? नो नो सर। और पढ़ना है? क्लास को रैप अप करें। यस सर, पढ़ना है। चलिए एक बहुत फेमस सॉल्व करा रहा हूं, जेई 2020 में जाकर देखिएगा, ये सम आया है, 2020 का सवाल है, आई थिंक 2020 का है, 2017 का, कोई तो सवाल है। वो सवाल के पैटर्न्स आपको बता रहे हैं कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। पूछेगा फाइंड द सम, केयरफुल रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, अपना एक लकी नंबर बताओ, सिर्फ सिंगल डिजिट का। 7 7 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7, ऐसा ही कुछ आता है, 4 बार 7 7 7 आ जाएगा और बोलेगा कि ये एन टर्म्स है। एग्जैक्टली जेई ने भी यही सवाल पूछा था, 7 के जगह पे। ये तो एनसीईआरटी का भी है। हाँ जी, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है तो। हाँ एनसीईआरटी में बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। याद है आप लोगों को बेटा ऐसे सम को कैसे किया जाता है? सर पहले 7 कॉमन परफेक्ट, पहला स्टेप, सही बात, कि पहले सर आपको सम निकालना है, 7 कॉमन ले लीजिए। 7 कॉमन लोगे, 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस अप टू n टर्म्स मिलेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है बेटा लोग? 11 को 10 माइनस 1 कर Very good. 100 माइनस 1 कर देंगे। तो 11 को आपने क्या बोला? 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 1 और वो वाला 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 1, 100 प्लस 100 प्लस 11। हो गया, कहानी खत्म, छोटा बन गए। सुनिए ध्यान से, आपने एक स्टेप मिस कर दिया है। डिवाइडर मल्टीप्लाई हाँ जी, तो डिवाइड बाई डिवाइडर मल्टीप्लाई वाला भी तो ना आपने कॉमन निकालने वाला स्टेप याद रखा है कि सर हमको जो भी नंबर दिया जाता है उसका कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद क्या किया जाता है? 9 से 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, परफेक्ट। तो ये होता है बेटा लोग 7/9, 9 प्लस 99 प्लस, हर बार यही होगा 999 प्लस 9999 प्लस अप टू n टर्म्स। अब आप जो बता रहे थे वो सही था, s हो जाएगा 7/9। अब एक पैटर्न होता है तो अच्छे बच्चे इसका आंसर ही याद रखते हैं कि सर कितना होने वाला है। 9 को मैं लिखूंगा 10 - 1, 99 को लिखूंगा 10 स्क्वायर - 1, इसको लिखूंगा 10 क्यूब -1, इसको लिखूंगा 10 पावर 4 -1, और ये कहानी कब तक चलती जाएगी बेटा? प्लस में n टर्म्स तक। उसके बाद क्या करते थे? 1 को सेपरेट और 10 को सेपरेट, दो सीक्वेंस मिलता था सर हमें। क्यों हो गया 10 वाला सीरीज? 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 पावर 3 प्लस 10 पावर 4 अप टू डिवाइड बाय n टर्म्स, अरे सॉरी अप टू n टर्म्स, माइनस में 1 वाले का सेपरेट कर दीजिए, 1 प्लस 1 अप टू n टर्म, परफेक्ट। अब ये 10 वाला तो जीपी दिख रहा है आपको, जीपी sum of n terms of GP a into r power n minus 1 डिवाइड बाई r minus 1। मैं सेकंड वाला फॉर्मूला अप्रोच करूंगा, क्यों? क्योंकि सर r का वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ा दिख रहा है। सो s इज इक्वल टू 7/n, ये हो जाएगा a into 10 पावर n minus 1 डिवाइड बाई 10 minus 1, माइनस में n हो गया है ना, 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n हो जाएगा। सो ओवरऑल आ रहा है बेटा लोग s इज इक्वल टू 7/9, 10 into 10 पावर n minus 1
डिवाइड बाई 9 माइनस का n। कितने बच्चे इस बात से अग्री करेंगे कि सर अगर ये सवाल में, ध्यान से समझिएगा, अगर ये सवाल में 5 होता तो सिर्फ यहां पे 5 हुआ रहता आपका, लास्ट आंसर तक सर पूरा आंसर यही आता। हर बार 5 कॉमन लोगे, 1 1 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो बार बार सर सीरीज तो यही मिलने वाली है आपको। इसलिए जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं। अब बोलो सर कितना रखना है, समझ में आया? लेकिन जब आपको जेई सवाल देगा तो बेटा सम ऑफ n टर्म्स नहीं देगा, आपसे बोलेगा कि फाइंड द सम अप टू 20 टर्म्स। तो आपने एस एन निकाल दिया और आपसे पूछा जा रहा है एस 20 बताओ, तो क्या करोगे, एन की जगह पे 20 लगा दो, 20। कहानी खत्म। यही करना होता है। वो आपसे पूछेगा कि मेरे को एस 30 बताओ, एस 100 बताओ, कुछ नहीं, आपसे जितने टर्म्स का सम पूछे पूछने दो। सिंपली आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि सर मुझे एस एन ही पूछा जा रहा है, लास्ट में मैं एस एन निकालूंगा, एन की जगह पे वो टर्म से, वो नंबर से रिप्लेस कर दूंगा। सर बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क रहेगा आपका जेई के प्रीवियस ईयर 2017 में आया है या 2019 में आया है, कभी तो आया था, 2017 आई थिंक आया है। जीपी क्या जो मैंने मॉड्यूल भेजा था आपको, है मॉड्यूल तो मैं क्यों आप लोगों को रुला रहा हूं, दिखा देता हूं ना बेटा। सबसे अच्छा कहां गया, वही दिखा देता हूं आपको। ये रहा सीक्वेंट सीरीज, यस, जेई मेंस एक्सरसाइज 2 2017 या 2000 कभी तो आया है। अच्छा ये वाला देख रहे हो बेटा लोग, याद है कल मैंने आपको ये वाला भी होमवर्क में दिया है। टीआर निकाल के हाँ, सिग्मा में बंद कर दो, शायद। टीआर निकाल के सिग्मा में बंद कर दो, आ जाएगा आंसर। ये देखो टीआर निकाल के सिग्मा में बंद कर दो, आंसर आ जाएगा। कहा गया, ये देखो वापस से वही चीज, टीआर निकाल के सिग्मा में बंद कर दो। ये वाला हमने कल ही किया था, याद है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. प्रॉपर्टी कौन सा था? The sum of equidistant term from beginning and end always same। Same. उस पे कर लेना आप लोग, ये वाला भी उसी पे बन जाएगा। देखिए गया किधर, सम किधर गया, 2018, ये एडवांस वाला नहीं है, मेंस का था। सवाल गया किधर, ऐसा तो नहीं सवाल इन लोगों ने हटा दिया इसमें से, मॉड्यूल में से, हटना तो नहीं चाहिए यार। देखिए 2013 में आया है, समझे? Yes, sir. Yes, कर sir. लोगे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखिए मैं ना एक एक बार एक थोड़ा क्वेश्चन को रिवाइज करा रहा हूँ। देखते हैं हम मेंस के सर अभी तक कितने सम ऐसा सीखे हैं कि हम लोगों से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या पहला हो सकता है? हो सकता है सर। क्यों? सेम कॉन्सेप्ट पे बताया था बेटा लोग, लॉग वाला याद है, बीच Yes, वाले का sir. टर्म इक्वल टू साइड वाले का सम, ये वाला हो जाएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी अभी सीखा है, ए से इन्फिनिटी दिया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100, ये भी हो जाएगा। इनफैक्ट ये भी कर सकते हो आप, ये भी हो सकता है, ये तो आप लोगों ने किया ही है, आंसर 0 आता है शायद, आंसर 0 या 1/n आएगा। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज ऑड द सम इज, ठीक है, इस पे थोड़ा दिमाग लगाना, बना सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्या है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, वेर ABC आर इन AP लेस देन लेस देन लेस देन देन XYZ आर इन, ये तो कॉमन सेंस है, आप सोच कर देखिएगा क्या होगा सर। और मैं HP और AGP पढ़ाया नहीं तो मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाहता नहीं। A1 A2 A3 HP का सवाल है, छोड़ो, ये वाला कर सकते हो आप। सेम हमने ऐसा सम किया, याद करो बेटा लोग, नीचे कुछ 7 दिया था आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 था, नहीं 7 8 नहीं, 10 11 में से कोई तो था। ये रहा देखो, ऐसे ही सम हमने करके रखे हैं एग्जैक्टली ऐसा सम। तो मैं बोलूंगा कि डेटा अलग है, बाकी एग्जैक्टली सेम टू सेम ही है ऐसे सवाल, ये कर सकते हो आप। देख रहे हो, ये क्या करोगे, सम ऑफ एपी का नीचे फॉर्मूला ऊपर फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर लाओ। If P and Q are positive real numbers such that P square plus Q square equal to 1, then the maximum value of P plus Q नहीं बना सकते हो क्योंकि MGM का सवाल है। In a geometric progression consisting of positive terms, GP positive terms, मतलब R का वैल्यू 2 आएगा सर, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। Each term equal
द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ऑब्वियसली कर सकते हो यार। इफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐड अप टू 12, दो आपको दिया है, दो टर्म्स मतलब एस2 दिया है आपको 12, द सम ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ टर्म्स इज 48। एस3 मत लिखना, सम ऑफ t3 प्लस t4 दिया है आपको। डोंट राइट कि सर सम ऑफ 3 प्लस सम ऑफ 4 टर्म्स, ना, सम ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ टर्म। मतलब जब डेटा लिखोगे बेटा आप तो t3 प्लस t4 लिखोगे, और ये दिया है 48। नेक्स्ट दिया है if the terms of the geometric progression are alternately positive and negative, positive negative, then the first term बताना है आपको। बहुत आसान सवाल है सर। the sum of infinity of the series, ये आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो। रीजन, क्योंकि अच्छा करने को तो आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि सर मुझे वापस दिख रहा है कि ऊपर में एपी चल रहा है और नीचे में जीपी चल रहा है, तो मैं इसका जनरल टर्म निकाल करके सिग्मा में बंद कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिंदा हो? यस सर, Yes, sir. हम Yes, जिंदा sir. जिंदा भाई, जिंदा है सर। जिंदा है जिंदा। जिंदा हो? अच्छा ये वाला देखिए, स्टेटमेंट 1, ऐसा मैंने आपको टीआर निकालने को दिया है। क्वेश्चन सेम नहीं है, लेकिन जो मैंने टीआर निकालने को दिया है कुछ ऐसा ही था कि सर 1 1 2 4 4 6 9, देख लो जहां से खत्म हो रहा है वहां के बाद शुरू हो रहा है। ऐसे आपको टीआर मिल जाएंगे जो मैंने आपको कराया। कहाँ गया ये? यही है, हाँ जी। ये जो टीआर दिया हूं ना बेटा, कोई देखो 25 258 258 11 258 11 14 14 147 147 10, देखो ये वाला भी देखो 1 1 2 into 2 1 2 3 into 3 1 2 3 4 into 4। कितना भाग बेटा, आप कैसा पैटर्न देगा वो, भाग करके कितना पैटर्न आपसे पूछ लेगा, पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो सर। हम टीआर निकालना जानते हैं, सिग्मा में बंद कर देंगे, अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा। सब सवाल पूछिए आप, समझ गए? यस सर। आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे कि सर नहीं? इसमें से एक आधा तो करा दो। कौन सा? सर अपने असाइनमेंट मतलब वो क्योंकि इसमें PDF टर्म में ज्यादा हो जा रही है एक करा दूं? एक ठीक है आधा। करा देता हूँ, करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ जी, एक करा दो बस। बता दीजिए कौन सा कराना है, बोलो कौन सा कराना है। इसमें आपने पार्टी करा दो। ये जो भी सवाल है आप करा बोल दीजिए सर, कौन सा क्वेश्चन कराना है आप देखकर बता दो, वही सवाल करा दूंगा मैं। पावर 5 फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पावर 4 वाला मत पूछो यार, वो आसान है, सच में आसान है। आपको डिफिकल्ट लग रहा है बेटा, वो बहुत आसान है। करा देता। हाँ फोर्थ बल्कि अच्छा है उससे। और पावर 4 में क्या है यार, पावर 4 और नीचे स्क्वायर लगाए तो क्या ही दिक्कत है, मैं टीआर में स्क्वायर कर दूंगा, पावर 4 कर दूंगा सर, कौन सी बड़ी बात है। मैं फोर्थ करा देता हूँ, फोर्थ बल्कि अच्छा है। देखिए ध्यान से, इस सवाल को मैं सॉल्व करा रहा हूं अभी। देखो ये आपको लग रहा है कि सर बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है। बस यही है कि थोड़ा बहुत आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, चलाओगे तो बन जाएगा। ये एक आपको सीक्वेंस दिया है, ना जीपी में है, ना एपी में है, ना एचपी में, सर हमको कुछ आइडिया नहीं है। हम इतना जानते हैं कि सर 1 into 4 के बाद दूसरा टर्म 1 into 4 into 7 आया, तीसरा टर्म 1 into 4 into 7 into 10 आया, तो 100% गारंटी है कि सर उसके बाद वाला जो टर्म आता वो आता 1 into 4 into 7 into 10 into 13 आता। नहीं समझे? समझ गए सर। तो अगर मेरे से कोई समझ गए, समझ गए। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर टीआर क्या होगा, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि सर 1 आएगा into 4 आएगा into 7 आएगा 10 आएगा और लास्ट में एक टर्म आएगा सर आर में। वो टर्म कौन सा होगा सर, हम कैसे ढूंढेंगे? तो बेटा देखिए सारा का सारा आपका एपी में चल रहा है, एपी में है कि नहीं? 1 4 7 10। यस सर। अच्छा मान लीजिए अगर आपको इतना भी कैच नहीं हो रहा है तो आप सेकेंड टर्म फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ये जो सीक्वेंस देख रहे हो आप 1 4 7 10, ये क्या है? एबी में निकालिए टीएन इसका। टीएन क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 4 माइनस 1 इंटू 3, तो आंसर कितना होगा बेटा? 1 प्लस 3 इंटू 3 9, और ये हो गया 10। टीएन निकाल रहा हूं ना मैं, 4 क्यों लिख दिया? टीएन निकाल रहा हूं तो इधर हो जाएगा n माइनस 1
और इधर हो जाएगा 3n माइनस का 3। सो tn आ गया बेटा लोग आपका 3n माइनस का 2। अब आप देखिए सेकेंड टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। सर मुझे मालूम है कि सेकेंड टर्म में पहला टर्म 1 इंटू 4 है, यहां पे कुछ तो आएगा सर। अब वो कुछ कहां से आएगा, यहां पे रखकर देखिए। सेकेंड टर्म आपका क्या आ रहा है, 3 इंटू एन माइनस 2 ना 7 नहीं, 7 नहीं आएगा बेटा, सेकेंड टर्म 4 ही आएगा ना, इस एपी का आपने किया है। यस सर 4 ही आ रहा 4 है। ही आएगा ना। आप थर्ड टर्म निकाल करके देखिए, थर्ड टर्म निकाल करके देखिए कितना आ रहा है, 7 आ रहा है कि नहीं। क्या बना रहा है, आप 7 ही आ एक बात ध्यान दो बेटा कि जब मेरा टर्म सेकंड था तो कहानी 3 टर्म तक गई है, जब मेरा फर्स्ट टर्म था तो कहानी 2 टर्म तक गई थी, रहा जब मैं थर्ड टर्म की बात किया तो मेरी कहानी सर 4 टर्म की हो रही है। तो अगर वैसा ही कोई मेरे से पूछता कि 6th टर्म बताओ, तो मैं क्या करता बेटा लोग, कितने टर्म्स ऊपर में आते, 7 टर्म्स ऊपर में आते, है ना। देख रहे हो, जब थर्ड टर्म की कहानी है तो कितने टर्म्स आ रहे हैं, 4 टर्म्स आ रहे हैं, और नीचे कितने टर्म्स आ रहे हैं, 5 टर्म्स आ रहे हैं। तो पहले मैं ऊपर वाला समझा रहा हूं आपको कि सर जब थर्ड टर्म है तो 4 टर्म्स आपको लिखने हैं। आप 6 टर्म पूछ रहे हो तो ऊपर में कितने टर्म्स आएंगे बेटा लोग, 7 टर्म्स आएंगे। मतलब सर मैं ऐसा लिख सकता था कि इसका जो T7 होगा 1 होगा, मैं ऊपर वाले सीक्वेंस का T7 लिख रहा हूं इसलिए मैं दूसरे कलर को यूज कर रहा हूं, कैपिटल से लिख रहा हूं, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 ऐसा ही जाता, और मेरे को कितने टर्म्स तक जाना पड़ता बेटा लोग, 7 टर्म्स तक। तो 7 टर्म्स क्या आएगा यहाँ से, 7 इंटू 3 21, 19 आ जाएगा। नहीं चमका, चमक गया चमक गया सर। सर। ऐसे ही लॉजिक लगाना होता है। अगर भरोसा नहीं है तो बेटा 7 टर्म्स निकाल कर देख लीजिए, 1 4 7 10 13 16 और 19, 7 टर्म्स यही आएंगे। बस ये ढूंढना होता है कि 6th टर्म पे कितना टर्म, अब थर्ड टर्म है तो ऊपर में 4 टर्म मांगा है, नीचे में 5 टर्म मांगा है। अब नीचे वाले भी ये टर्म आप देखोगे तो बेटा ये भी एपी में चल रहा है, तो निकाल लीजिए उसका भी टीएन। ये आपको बात समझ में आ गई कि सर अगर न्यूमरेटर की बात करें टीआर में, ध्यान से समझिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 7, ऐसा कर करके अगर आप rth टर्म पूछ रहे हो तो वो कितने टर्म्स तक जाएगा बेटा, r प्लस 1 टर्म तक। तो मुझे n की जगह पे क्या रखना पड़ता, 3 इंटू r प्लस 1 माइनस का 2, 3r माइनस 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 3r माइनस 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, 3r माइनस का 5, न्यूमरेटर 3r प्लस 1 करना था कि -1? क्या बोले बेटा आपने, अरे सॉरी मैंने 1 माइनस कर दिया क्या, थैंक यू, ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, बिल्कुल बिल्कुल। सो 3r माइनस हाँ प्लस 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दोगे कि सर 3r प्लस 1 आ रहा है। ये लॉजिक सबको समझ में आ गया, यस सर। समझ गए ना। Yes. बोल रहे हैं थर्ड टर्म पूछ रहे तो सर 4 टर्म्स निकालने हैं, rth टर्म पूछ रहे तो सर r प्लस 1 टर्म्स निकाल दीजिए, लास्ट वाला टर्म आपको यही मिल जाएगा। नीचे वाले एपी की बात करते हैं, नीचे वाले में सर चल रहा है 2 5 8 का सीरीज, 2 5 8 11 ऐसा चल रहा है सर। अब कहानी ये है कि जब फर्स्ट टर्म था तो हमारे पास 3 टर्म्स थे, जब सेकेंड टर्म दिया तो सर हमारे पास 4 टर्म्स है, मतलब हर बार सर 2 टर्म एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं वो। तो अगर थर्ड टर्म बात करूं तो बेटा ये कितने टर्म्स निकाल के दे रहे हैं, 5 टर्म्स, मतलब इस बार भी सर 2 टर्म एक्स्ट्रा निकाल के दे रहा है आपको। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका टीएन निकालूंगा, टीएन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और d कितना है 3, 2 प्लस 3n माइनस 3, 3n माइनस 1 हो गया, ऊपर में 3n प्लस 1, अच्छा 3n माइनस 2 था, 3n माइनस 1 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा लोग, क्या निकालना है बताएंगे। अगर मैं टीआर की बात करूं, मेरे को जनरल टर्म टीआर निकालना है, डिनोमिनेटर में क्या आर टर्म्स आएंगे कि आर प्लस 2 टर्म्स आएंगे, r plus 2 r प्लस 2 टर्म्स आएंगे। इसका मतलब सर आपको आर प्लस 2 निकालना था, तो निकाल दीजिए आर प्लस 2। कैसे निकालेंगे सर, 3 r plus 2 minus 1 परफेक्ट, 3 इंटू आर प्लस 2 माइनस 1, 3r प्लस का 6 माइनस 1, 3r प्लस का 5। सो मेरा जनरल टर्म निकल के क्या आ रहा है सर, जनरल टर्म निकल के आ रहा है ये वाला चीज, होल डिवाइड बाय
2 इंटू 5 इंटू 8 और लास्ट में क्या हो जाएगा r+2 टर्म्स के लिए 3r+5। चमका की नहीं? Yes, चमक sir. गया सर। समझ गए कि नहीं समझे सर? Yes, समझ sir. गए सर? बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, बस दिमाग तो लगाना है। अब इसके हेल्प से आपको जो टर्म लिखना है ना लिख सकते हैं आप। आपको फोर्थ टर्म लिखना है, r की जगह पे 4 डाल दीजिए, आ जाएगा। आपको थर्ड टर्म लिखना है, आप लिख करके देख लीजिए, थर्ड टर्म यही आएगा। देखिए थर्ड टर्म में बेटा लास्ट टर्म ये कौन सा आएगा 10, और ये क्या आएगा 9 + 5 14। देखिए थर्ड टर्म यही आया ना। Yes, sir. अब बीच Yes, में sir. क्या है क्या नहीं है सब यस सर। मेरे को लास्ट टर्म से मतलब है ना। और कुछ चाहिए? नो। चलिए दैट्स ऑल टुडे, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। तो जेई में तो वो ऐसा कर देगा ना, आर की जगह कुछ बोल 20 30 है ना। क्या बोला बेटा आपने? जेई के क्वेश्चन में तो वो ऐसे कर देगा ना, T13 निकालो या T5 निकालो, है ना। हाँ 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 बिल्कुल वैसे कर देगा। जेई का क्या है वो बोल देगा, देखो खुश रहा तो आपसे बोल देगा बेटा सेकंड टर्म बताओ, सीक्वेंस देके बोलेगा सेकंड टर्म, बच्चा देख करके बता सकता है।